हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं उससे मन बहुत ही उद्वेलित था। मैंने सोचा कि शांत जब होगा तब मैं कुछ अपनी बात रखूंगा, बात कहूंगा। और मैंने इस दौरान कई लोगों से बात किया। बात करने पे जो मुझे निष्कर्ष मिला उससे ये बात समझ में आया कि देश के लोगों का विश्वास जो है वो अपनी सरकार से धीरे धीरे कम हो रहा है और ये बहुत ही घातक ट्रेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, चूंकि ये एक बिजनेस और फाइनेंस का चैनल है तो मैं आपको आज 3 ऐसे साम्राज्यों की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एक टाइम में इन साम्राज्यों की तूती बोलती थी और 200 साल, 100 साल, 150 साल, 300 साल में ये साम्राज्य पूरी तरीके से विलुप्त हो गए या मंद पड़ गए, मध्यम पड़ गए। दोस्तों, उसके पहले जो दिल्ली में ये घटना चल रही है उसके बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक पावर मस्ट सर्व द पब्लिक गुड। जो दिल्ली में हो रहा है, क्या ये पावर का जो हम नमूना देख रहे हैं जहां पे 18 साल, 20 साल, 24 साल के बच्चों को लाठी और डंडों से पुलिस पीट रही है, ये किसी भी तरीके से पब्लिक गुड को मीट करता है? ये किसके इंटरेस्ट को सर्व करता है? क्यों हम अपने ही बच्चों की पिटाई कर रहे हैं? बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उसे सुनना नहीं चाह रहे। ऐसा क्यों? यदि अपने ही देश में आप शांति से प्रदर्शन ना कर पाओ तो आप कहां जाके प्रदर्शन करोगे? और आप अपने हक की मांग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई आप अनैतिक काम कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो संविधान के खिलाफ जाके हो रहा हो। यहां तो आप शांति से अपनी मांग रख रहे हो और शांति से अपनी बात कह रहे हो। इसे कहने में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब दिल्ली पुलिस या हमारा प्रशासन हमारे नवयुवकों की बात सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार है। दोस्तों, बहुत सारे नवयुवकों से मैंने बात किया और उनका एक ही कहना था कि वी कैन नॉट बाउंड आवर सेल्फ टू एनी सिस्टम वेयर वी डोंट हैव एनी वॉइस। यानी हम किसी भी ऐसे सिस्टम के अंदर में कैसे ट्रस्ट करें जहां पे हमारी आवाज की कोई सुनवाई नहीं हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। तो ये जो हो रहा है ये हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने काफी जिंदगी देख ली है, 45 साल उम्र हो गई है मेरी, अब इस उम्र पे आके यदि इस तरीके की चीजें मैं देख रहा हूं तो मुझे बड़ा ही, आप ये कह लीजिए कि दुख हो रहा है। अभी हमने 75 साल अपने स्वाधीनता के बनाए हैं, 75 ईयर्स हुए हैं। 75 साल में हमारे नीति निर्माताओं ने जो हमको दिया, क्या हम आगे आने वाले 75 साल तक उसको सवार के, सजा के और समृद्ध बना के इस देश को ले जा पाएंगे आगे? आप एक पोल कराइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पोल में आप कहिए कि जो अभी दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं उसको टीवी पे देख के या सोशल मीडिया पे देख के आप में से कितने लोग अपने आप को प्राउड इंडियन फील करेंगे? आप मुझे बताइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेजॉरिटी पीपल बोलेंगे कि जो हो रहा है बहुत ही शर्मनाक हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक हो रहा है। तो कितने लोग हैं? क्या 75 साल बाद यदि हमारे ही देश के नौजवानों को पीटा जाए और हमसे पूछा जाए कि क्या आप अपने देश पे फक्र करते हो, तो हम इसका क्या जवाब देंगे? देश बनता किससे? देश मुझसे, आपसे, लोगों से बनता है। देश कोई नदी, नाले, पेड़, पहाड़ों से नहीं बनता है, हमसे बनता है। ये जो पुलिस वाले मार रहे हैं ये भी हमारे ही लोग हैं, ठीक है? और जो मार खा रहे हैं डंडे वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके का द्वंद्व इस देश को कहां लेके जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो मानने वाले लोग हैं सब चुपचाप बैठ गए, मौनी बाबा बन गए। एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच बोला जनता को और उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई और आज देखिए उस कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या कर डाला। जो आज तक विपक्ष नहीं सोच पाया वो कॉकरोच जनता पार्टी ने कर डाला। तमाम तरीके के रोड़े डाले गए, तमाम तरीके के उनके ऊपर में तीखी टिप्पणियां की गई, उनपे आरोप लगाए गए। वो जो लड़का आया है अमेरिका से, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, दिप्ते या कुछ नाम है, उसके ऊपर में अलग टाइप के आरोप लगाए गए कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ये है, जो भी है।
आरोप कोई प्रमाणित नहीं कर पाया, सबने अंदाजा लगाया, अंदेशा लगाया, पर उस लड़के ने जो कर दिखाया, सोनम वांगचुक ने जो कर दिखाया, वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है। इस हाईकोर्ट के जज को यह कहना पड़ रहा है कि इस देश की सरकार जनता को गुलाम बना रही है। गुलाम, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हाईकोर्ट के जज बोल रहे हैं, हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट के जज। तो यदि ऐसी स्थिति में कुछ लोग उठ के सामने आ रहे हैं और अपना मत सामने रख रहे हैं पूरी ताकत के साथ, तो हमें उनके ऊपर में टीका टिप्पणी करने के बदले या पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराने के बदले हमें सुनना चाहिए उनकी बातें। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने इस बात को ईगो इशू क्यों बना लिया। हर बात को ईगो इशू बनाना ये कहां तक लाजिब है। आपसे ये इस्तीफा मांग रहे हैं एक ऐसे अकर्मण्य एजुकेशन मिनिस्टर का जो ठीक से पेपर नहीं करा पा रहा, 16 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो क्या मोदी जी ये डिमांड गलत है? आप क्यों नहीं इस डिमांड की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि कोई भी राष्ट्र अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, और मैं अभी उसी का नमूना देख रहा हूं। इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ रुपया हमारा गिरता चला जा रहा है, हमारे देश की सरकार तमाम तरीके की स्कीमें ला रही है कि एनआरआई के थ्रू पैसे रेस किए जाएं, और तमाम तरीके के लिंक्डइन से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, हर जगह पे, न्यूज़पेपर तक, हर जगह ये प्रचार किया जा रहा है कि कैसे एनआरआई 15-16% कमाएगा। उसके बाद भी ठन ठन गोपाल $1.5 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ला पाया है। 300 मिलियन डॉलर जो है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आया है, और एक या दो बैंक मामूली ऐसी 200-300 मिलियन डॉलर लेके आए हैं, और इनका ख्वाब और सपना है $70 बिलियन रेस करने का। दोस्तों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनआरआई के अंदर भी, एनआरआई कम्युनिटी के अंदर भी इस सरकार के प्रति एक अविश्वास की भावना जागृत हो गई। इस सरकार को सोचना चाहिए। मैं कोई सरकार के जो है खिलाफ जाके उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहा हूं, मैं खुद सरकार से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप समझे, देखें आप कहां गलत हो रहे हैं। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में यदि कहीं गलत हो रहे हैं तो कोर्स करेक्टिव मेजर लिया जाता है। हम कोई किंगडम में नहीं रह रहे, हमने प्राइम मिनिस्टर को चुना है, हमें राजा नहीं चाहिए। हमें राजा नहीं चाहिए जो अपने मन की करे, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो यदि गलत भी करे तो उसको जनता याद दिलाए तो वो कोर्स करेक्शन करे और तुरंत सही निर्णय ले, सही कार्यों को जो है वो क्रियान्वित करे, ना कि हर मामले को अपना ईगो इशू बना के बैठ जाए। 16 बच्चों की मौत हुई है, 16 बच्चों ने खुदकुशी की है क्योंकि ये पर्चे लीक हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? 16 घरों में आज मातम का माहौल बना हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रधानमंत्री जी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? दोस्तों उम्मीद करता हूं, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, 8 मिनट, मैंने सोचा था 2-4 मिनट ही बोलूंगा, परंतु आप भी इस विषय के ऊपर में सोचिए और हर किसी को शक की निगाह से देखना बंद करें। इस देश के राजनीतिक विश्लेषक जितने भी यूट्यूब चैनल्स में देख रहा था, उन सब में मुझे एक ही चीज नजर आ रही थी कि सब इनको भाजपा का जो है वो मैसेंजर या भाजपा के कार्यकर्ता बना के इनके ऊपर में लांछन लगा रहे थे। आज देखिए इन्हीं लोगों ने, कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने इस देश के अंदर में एक उम्मीद की किरण जगा दी है। आप लोग हर किसी को शक की निगाहों से देखना बंद करें। ज्यादा बुद्धिमानी भी कई बार बहुत बेवकूफी में कन्वर्ट हो जाती है, और मैं यही देख रहा हूं कि हमारे देश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो विश्लेषण के बदले बेवकूफी वाली बातें ज्यादा करते हैं। एनीवेज, किसी और के ऊपर टीका टिप्पणी करने के बदले मैं आता हूं सीधा मुद्दे पे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 साम्राज्यों के बारे में मैं बात करूंगा। एक है बैजेंटाइन साम्राज्य, जिसे ईस्टर्न रोमन साम्राज्य भी कहा जाता है। ईस्टर्न रोमन साम्राज्य जो है दोस्तों, इसकी तूती बोला करती थी 700 एडी से लेके 1400 एडी, यानी 7वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी के बीच में। बैजेंटाइन अंपायर आज कहां है? गायब है। इस अंपायर का जो आप ये कह लीजिए कि राज्य जो था वो इटली के सिसिली से लेके, तुर्की से लेके अफ्रीका तक फैला हुआ था, उत्तरी अफ्रीका तक। काफी बड़ा साम्राज्य था ये ईस्टर्न रोमन अंपायर। फिर हुआ क्या दोस्तों? यहां पे एक राजा आया
बेसिल टू, BASIL, बेसिल टू। इस राजा ने क्या किया, अमीरों को, जो उस राज्य के अमीर व्यापारी थे, उनको भारी मात्रा में टैक्स में छूट दिया। आप हिस्ट्री पढ़िए, इतिहास पढ़िए, बिजेंटाइन एम्पायर कैसे खत्म हुआ, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कैसे खत्म हुआ। काफी भारी मात्रा में टैक्स की जो है वो कटौती किया बेसिल टू ने। और इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर में चारों तरफ से बड़े हमले होते थे, काफी हमले होते थे। नीचे से जो है वो मुस्लिम धर्म नया नया पनपा था, तो यहां से ईरान और पर्शिया की तरफ से हमले होते थे। ऊपर में जो है जर्मन साम्राज्य, मतलब जर्मन में जो नोमैडिक लोग थे वो हमला कर रहे थे। तो इस रोमन अंपायर, ईस्टर्न रोमन अंपायर को अपने आप को संभालने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि ये हर दूसरे साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वॉर में फंसा रहता था। ठीक है, इसके ऊपर में हमले होते रहते थे। परंतु ऐसी स्थिति में जब उसको अपना राजस्व बढ़ाना चाहिए, उस टाइम में बेसिल टू ने, जो वहां का राजा था, उसने टैक्स बढ़ाने के बदले अमीर लोगों के ऊपर में टैक्स घटा दिया और उससे राजस्व कम होता चला गया। उससे नतीजा यह हुआ कि बेसिल टू के पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर हर युद्ध जीत रहा था, और जैसे इसने टैक्स में कटौती की, उसके कारण सैनिकों को टाइम पे पेमेंट नहीं हो पाई, सैनिक ढंग के ये चुन नहीं पाए, लोग सेना में जाना छोड़ दिए। इसके कारण से ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो शक्ति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई, क्षीण होती चली गई, कमजोर होती चली गई। और ऐसे करके 14वीं शताब्दी में बिजेंटाइन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंप्लीटली विलुप्त हो गया। दोस्तों, यदि अमीर राष्ट्र अमीर बन सकते, गरीब राष्ट्र गरीब बन सकते, तो आज विश्व का सबसे अमीर राष्ट्र होता स्पेन। जी हां, दूसरे जो अंपायर की मैं बात करने जा रहा हूं वो है स्पेन का अंपायर। दोस्तों, 15वीं 16वीं शताब्दी में से स्पेन जो है ये विश्व का सबसे ज्यादा अमीर मुल्क था। आप पूछोगे ये कैसे? दोस्तों, स्पेन ने 16वीं शताब्दी में पेरू, चिली और आपका मेक्सिको का जो एरिया है, उस एरिया पे धीरे धीरे कब्जा करना चालू किया। लैटिन अमेरिका, जिसको आज की डेट में कहा जाता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसके राष्ट्रों में सबसे पहले घुसने वाला यदि कोई फॉरेन पावर था, यूरोपियन पावर था, तो वो था स्पेन। और दोस्तों, मेक्सिको में और आपके पेरू में जो इनका साम्राज्य हुआ करता था, बहुत सिल्वर था उनके पास में, चांदी। दोस्तों, उस चांदी पे पूरी तरीके से कब्जा जो है वो स्पेनिश मर्चेंट्स का हो गया। और स्पेन के वो मर्चेंट्स थे, उन्होंने मारा इनका साम्राज्य को, खत्म किया, समाप्त किया, और इस चांदी को उठा के स्पेन लेके चले गए। एक वक्त में विश्व में जितनी चांदी थी, अकेली उससे ज्यादा चांदी स्पेन के अंदर में थी। और आपको मालूम है कि पहले सोने के सिक्के नहीं, चांदी के ही सिक्के चला करते थे। तो स्पेन सबसे ज्यादा धनवान राष्ट्र था 16वीं शताब्दी में। फिर क्या हुआ, कैसे स्पेन एक धनवान राष्ट्र से एक मीडियोकर राष्ट्र में कन्वर्ट हुआ? इतिहास पढ़िए दोस्तों, खास तौर पे ग्लोबल हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी ने पढ़नी चाहिए। मिडिवियल हिस्ट्री खास तौर पे, तो मध्यकालीन इतिहास जिसे कहा जाता है। स्पेन में ये जो सिक्के चांदी के लेके गए, ये मर्चेंट्स लेके गए थे, व्यापारी लेके गए थे। तो एक कुलीन व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ स्पेन के अंदर, और इस कुलीन व्यापारी वर्ग के अधीन आप कह लीजिए कि वहां की राजशाही, वहां का राजतंत्र पूरा चला गया। राजा ने वो हर नियम बनाए जो इस कुलीन वर्ग को, इस व्यापारी वर्ग को जो सशक्त और बनाते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्पेन भले विश्व का सबसे ज्यादा समृद्ध राष्ट्र था, पर साथ ही साथ स्पेन जो था वो 17वीं 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी वाला राष्ट्र भी बन गया। अमीर भयानक अमीर और गरीब भयानक गरीब, सोशल इनइक्वालिटी स्पेन की बहुत जबरदस्त बढ़ गई। वो स्पेन जो पूरी दुनिया में अपने समुद्री बेड़े और समुद्री पावर से कब्जा कर रहा था, उस स्पेन के
बेड़े में जाने से लोगों ने मना कर दिया, और यहां तक कि 5 सिविल वॉर हुए। 5 सिविल वॉर हुए स्पेन में। किस किस के बीच में? एरिस्टोक्रेटिक पावर, जो एक कुलीन व्यापारी वर्ग था, और जो गरीब लोग थे उनके बीच में। इन 5 सिविल वॉर में कुलीन वर्ग की जीत हुई, परंतु स्पेन में जहां कुलीन वर्ग अपने खिलाफ हर बगावत के बिगुल को नष्ट करने में, समाप्त करने में कामयाब रहा, वहीं कुलीन वर्ग विश्व के स्तर पे कमजोर होता चला गया। और धीरे धीरे 17वीं 18वीं शताब्दी में हॉलैंड यानी नीदरलैंड जिसको कहा जाता है, फ्रांस और ब्रिटेन, यहां एग्रीकल्चर बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, यहां पे टैक्स कलेक्शन के सिस्टम चेंज हुए, और यहां पे राजा की शक्ति जो है उसको कम किया गया, जबकि स्पेन में राजा और कुलीन वर्ग की शक्ति बढ़ती चली गई। अमेरिका, ब्रिटेन में और फ्रांस में मध्यम वर्ग एक बहुत ही सशक्त वर्ग के रूप में उभर के सामने आया। वर्कर कम्युनिटी बहुत ही सशक्त वर्ग के रूप में उभर के सामने आया, परंतु स्पेन में ये वर्कर वर्ग जो था, सोशल जो तबका था, उसको दबा दिया गया, मध्यम वर्ग को दबा दिया गया, और इसी कारण जो है स्पेन अंतर्द्वंद में, आपसी युद्ध में, ग्रह कलेश में धीरे 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 करके क्षीण होता चला गया, कमजोर होता चला गया। और आज आप देखिए कि स्पेन जो है एक मामूली सा राष्ट्र है, कोई बहुत ज्यादा उसकी हैसियत और पावर नहीं है, परंतु स्पेन में जो आज पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पार्टी पॉलिटिकल पावर में है वो सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी क्यों है स्पेन में? क्योंकि उसका एक इतिहास है। जो लोग वहां दबे कुचले थे, जिन लोगों के पास में आवाज नहीं थी, जिन लोगों को कुलीन वर्ग ने जो है दबा के रखा था, आज उन लोगों के हाथ में ताकत है। आज वो लोग अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो आज वो कुलीन वर्ग जो है कहीं पीछे चला गया है, और सोशलिस्ट पार्टी जो आम लोगों की पार्टी है, आज वो सत्ता पे काबिज है। पेड्रो सांचेज जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही तल्ख आवाज में डोनाल्ड ट्रंप को साफ कह दिया था कि ईरान के युद्ध में हम तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिया गया युद्ध है, ये एक अनैतिक युद्ध है। तो दोस्तों, ये बात ही स्पेन की। अब तीसरा साम्राज्य जो कि सर्वशक्तिमान था, परंतु आज अगेन एक मीडियोकर कंट्री बन के रह गया है, वो साम्राज्य है ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं। ये वो साम्राज्य है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके झंडे के नीचे कभी भी सूरज डूबता नहीं है। विश्व में कहीं भी चला जाओ, ब्रिटेन के साम्राज्य का झंडा जो है आपको गड़ा हुआ नजर आता था। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन एक महाशक्ति से आज एक अल्प शक्ति में कन्वर्ट होकर रह गई। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में जब अमेरिका का तेजी से उदय हो रहा था, 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था, और अमेरिका ने अपने आप को ब्रिटेन की कह लीजिए कि गुलामी से आजाद किया था, अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में घोषित किया। उस वक्त के बाद से अमेरिका का उदय बहुत तेजी से हुआ, और हमने ये देखा कि अमेरिका और जर्मनी ये दो ऐसे राष्ट्र थे जहां पे 18वीं शताब्दी में वहां के एजुकेशन सिस्टम में वहां की सरकारों ने बहुत खर्चा किया। हार्वर्ड जैसे और पुराने जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो खोले गए वहां पे, और उसमें काफी सारे मध्यम वर्ग के बच्चों के परिवार के बच्चे जो है दाखिला लिए, और एक सशक्त मध्यम वर्ग बना वहां पे। वहीं ब्रिटेन जहां पे एक सशक्त मध्यम वर्ग था, वहां धीरे धीरे हुआ ये कि युद्ध में ब्रिटेन के चारों तरफ साम्राज्य फैलने के कारण ब्रिटेन का जो मध्यम वर्ग था वो अपनी औपनिवेशिक उपनिवेशों के उधर काम करने चला जा रहा था। जैसे भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे उनको बहुत ही राजा से भी बड़ा जो है दर्जा मिलता था। तो ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये राज भोगने के आदी हो गए थे, और इनके बच्चे भी राज भोगने के आदी हो गए थे। तो इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, और एजुकेशन पे ध्यान नहीं देने के कारण दोस्तों एजुकेशन धीरे धीरे वीक होता चला गया ब्रिटेन का। और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम
स्ट्रांग हुआ। ये ब्रिटेन वही राष्ट्र था जिसने स्टीम इंजन हमको दिया था, जिसने टेलीग्राफ हमको दिया था। दोस्तों यहां तक कि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, स्विंग मशीन से लेके तो आज स्टीम टरबाइन तक, सब ब्रिटेन का दिया हुआ था। तो वो राष्ट्र में इंजीनियरिंग एजुकेशन कहीं धीरे धीरे पीछे चलता चला गया, और जर्मन टेक्निक, जर्मन इंजीनियर्स, अमेरिकन साइंटिस्ट ये कहीं ऊपर आते चले गए। ब्रिटेन धीरे धीरे युद्ध में फंसता चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके पहले फ्रांस के साथ में काफी सारे वॉर हुए, नेपोलियनिक वॉर हुआ, रशिया के साथ में क्रीमियन वॉर हुआ। ब्रिटेन खाली वॉर करता रहा। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में पढ़ाई लिखाई छोड़ के ब्रिटेन ने सिर्फ वॉर पे ध्यान दिया, और इन वॉर पे खर्चा करते करते, पैसा खर्चा करते करते एक समय ऐसा है जब इसके पास में पैसे ही नहीं बचे, और इसका सोना अधिकतर जो इसने लूटपाट मचा के भारत से, अफ्रीका से, जहां जहां इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो सारा सोना धीरे धीरे अमेरिका शिफ्ट हो गया, अमेरिका चला गया। दोस्तों आज ब्रिटेन की हालत खस्ता है। पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री, जी हां 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदले हैं ब्रिटेन के। 20 तारीख को एंडी बर्नहम जो मैनचेस्टर के मेयर थे, एंडी बर्नहम जो है उन्होंने कीर स्टार्मर की जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद जो है वो संभाला है। लेबर पार्टी भयानक मेजॉरिटी के साथ में चुनावों में 2 साल पहले आई थी, परंतु पता नहीं क्या इस पार्टी का कह लीजिए कि बदनसीबी है कि कीर स्टार्मर को 5 साल चलने नहीं दिया गया, और उनके ही पार्टी के बैक बेंचर्स ने उनको धकेल दिया बाहर, और एंडी बर्नहम जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में आए। इसके पहले दोस्तों आपको पता है कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। उस 5 साल की सरकार में पहले बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रस महिला जो है, और उसके बाद में आपके ऋषि सुनक जो इन्फोसिस वाले जो नारायण मूर्ति हैं उनके दामाद हैं। ये 3 प्रधानमंत्री ब्रिटेन ने देखे। और उसके पहले जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, आपको मालूम है ब्रेक्जिट के कारण वहां के डेविड कैमरून, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो ब्रेक्जिट के पक्ष में नहीं थे। जनता ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मत दिया, और उसने ब्रेक्जिट में जनता के दिए हुए मत को उन्होंने अपनी हार मान के नैतिकता के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। बट बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका करके जो एक पकड़ी गई थी पब्लिक रिलेशन कंपनी, और जो पेंडोरा बॉक्स जो खुला था, उसमें काफी सारे इनके फादर ने इलीगल ट्रस्ट बनाए थे जो टैक्स ब्रिटेन में नहीं पे करते थे। वो भी खबरें सामने आ गई थी, इसलिए डेविड कैमरून को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों सारी मैं अपनी स्मरण शक्ति से बात कर रहा हूं, आप लोग ये सारे फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आई थी थेरेसा मे जो है उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया ब्रेक्जिट के, उससे वो भी उबर नहीं पाई। खैर ये बातें हुई पुरानी। कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटेन जैसा जो सशक्त राष्ट्र था, जिसके साम्राज्य के अधीन कभी सूरज जो है वो डूबता नहीं था, आज जो है वो अपने ही देश में 10 साल में 7 प्रधानमंत्री देख रहा है। तो भारत को इससे क्या सबक लेनी चाहिए? बिजेंटाइन अंपायर में क्या हुआ था? क्यों बिजेंटाइन अंपायर कमजोर हुआ? आपने अमीरों के ऊपर में भयानक रूप से टैक्स कट किया, जिससे टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, जिससे जन कल्याणकारी काम नहीं हो पाए, आर्मी स्ट्रांग नहीं हो पाई। क्या भारत में हम ये देख रहे हैं? जी हां, हम देख रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया गया। आर्मी में अग्निवीर जैसी स्कीम लेके आई गई। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम अभी तक उतने सशक्त नहीं हुए हैं। फॉरेन की पावर पे, कंपनीज पे डिपेंडेंट है, चाहे फाइटर जेट्स के इंजन हो, चाहे ड्रोन हो। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि बिजेंटाइन अंपायर से हमको लेके कुछ सीखना चाहिए। स्पेन क्यों नष्ट हुआ? स्पेन का विनाश क्यों हुआ? स्पेन का विनाश होने का कारण यह था कि वहां पे इनकम इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई थी। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? जी हां, हो रहा है। 60% जनता के पास में जितना वेल्थ है उतना मात्र 1% जनता के पास में है जो टॉप का 1% है। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है,
बट मुश्किल से 3-3.5 करोड़ टैक्स पे करते हैं। मैं टैक्स फाइलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 3.5 करोड़ के आसपास में लोग टैक्स पे करते हैं। तो दोस्तों, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, हमको स्पेन से सीखना चाहिए। क्या हम सीख रहे हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तीसरा, ब्रिटेन का साम्राज्य क्यों उसका अंत हुआ? क्योंकि बहुत सारे युद्ध लड़े, भारत देख रहे हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर हो जा रहा है, कभी ऑपरेशन पुलवामा हो जा रहा है, कभी ऑपरेशन कुछ और हो जा रहा है। तो दोस्तों, क्या हमको इसमें अपना समय, एनर्जी, टाइम, प्रीशियस सोर्सेस वेस्ट करना है? ये हमको सोचने की जरूरत है। हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमें अपना डिफेंस स्ट्रांग करने की जरूरत है, डिफेंस बजट भी बढ़ाने की जरूरत है, परंतु किसी प्रोपेगेंडा के तहत में जो है सर्कसबाजी बना के जो है वो हमको एक युद्ध उन्माद का माहौल बना के जो है आगे नहीं बढ़ना है। ये ध्यान रखने की बात है। ब्रिटेन क्यों समाप्त हुआ? एजुकेशन सिस्टम कमजोर हुआ। क्या भारत में हो रहा है? जी हां, उसका प्रमाण है दिल्ली में बैठे हुए बच्चे। इसीलिए इन 3 साम्राज्यों की कहानी कैसे इनका अंत हुआ मैं आपके सामने लेके आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, और भारत के नीति निर्माताओं को इससे सीखने की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने मित्रों और दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी साझा कीजिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।